वेलकम बैक टू प्रोग्रेसिव क्लासेस। आई होप आप लोगों के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे गए होंगे यूपीपीसीएस के। एंड आज से हम स्टार्ट करेंगे आंसर राइटिंग सीरीज़। इसमें क्या होगा, हम आपको GS1, GS2, GS3, GS4, 5 एंड 6 इन सभी से हम आपको डेली एक एक क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे जिसे आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। एंड अगर आप चाहते हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स को पोस्ट भी कर सकते हो ताकि जो हमारी टीम मेंबर्स है वो उन्हें रिव्यू कर सके। तो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के, कोई भी इस आंसर्स को लिखे और इसे आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करो। एंड उसको फिर नेक्स्ट डे हम उसके पूरे जो भी ये क्वेश्चंस है इसके हम आपको आंसर्स प्रोवाइड करवाएंगे। वो भी एक एनरिच आंसर होंगे, मतलब आपको ओवरऑल उसके व्यू दिए जाएंगे आंसर्स के जो आपको इन द लेटर पीरियड आपको वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो आज का देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि GS1 से है। राइट अ नोट ऑन द टाउन प्लानिंग ऑफ हारप्पन कल्चर। तो इसमें आपको हारप्पन कल्चर के जो टाउन प्लानिंग थी उसके बारे में लिखना है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, अभी मैं आपको एक रिव्यू ओवरऑल एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि कैसे आपको स्टार्ट करना है। तो इसमें आप जो है पहले तो आप इसमें इंट्रोडक्शन लिखोगे। राइट, इंट्रोडक्शन में आप मेंशन करोगे कि हारप्पन कल्चर कब से कब स्टार्ट हुआ था इंट्रो में। ठीक है, एंड देन उसके बाद जब आप ये लिख लोगे और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ही थोड़ा सा आप जिस्ट प्रोवाइड करोगे टाउन प्लानिंग का। ओके, फिर हम आएंगे बेस पे। दो ये 125 मार्क्स का है, 125 वर्ड्स का है, तो आप ये वर्ड लिमिट याद रखिएगा। तो बेस में क्या करेंगे, हम इसको डिस्क्राइब करेंगे कि टाउन प्लानिंग कैसा था, वहाँ का क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती थी। राइट, ये सारी चीज़ें हम बेस में उसके प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है जो कंक्लूजन की बात आएगी, तो आप उसको रिसेंट जो अभी चल रहा है मॉडर्न पीरियड में एंड हारप्पन कैसे आप उसको इंटर रिलेट कर सकते हो थोड़ा सा, आप वो चीज़ को कंक्लूजन में डालोगे। ठीक है, आपको इस तरह से इंट्रोडक्शन, बेस एंड देन कंक्लूजन। आपको एक बात याद रहे, कंक्लूजन जो है आपका बहुत ही ज़्यादा एनरिच्ड होना चाहिए, क्योंकि जो भी एग्जामिनर कॉपी चेक करता है उसको कंक्लूजन वो ज़्यादा, अगर कंक्लूजन अच्छा होता है वो तो ज़्यादा वो आंसर अट्रैक्ट करता है। और इंट्रो, ये दो चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि GS2 से है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म एंड इवेलुएट्स इट्स इम्पैक्ट ऑन द रिलेशनशिप ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इन इंडिया। हिंदी में इसको होगा, न्यायिक सक्रियतावाद की व्याख्या कीजिए तथा भारत में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पारस्परिक संबंधों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब इसमें भी आपको वही पैटर्न करना है, लेकिन इसको आप याद रखिएगा, इसकी वर्ड लिमिट्स 200 है। ठीक है, इसमें भी आप इंट्रो डालोगे, बेस डालोगे एंड देन कंक्लूजन। ठीक है, और थोड़ा बहुत आप इसमें किस तरह से ये हमारे एग्जीक्यूटिव को लाइक इसमें यहाँ पे पूछा है ना कि रिलेशनशिप ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को कैसे इम्पैक्ट करता है। तो पहले आप इसमें इंट्रो में क्या डालोगे, इंट्रो में पहले आप डालोगे, पहले कोई आर्टिकल से आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, इंट्रो में आर्टिकल डाला आपने, ठीक है, इससे रिलेटेड, एंड देन जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है। ओके, उसके बाद आप क्या करोगे, फिर उसके बाद आप कैसे ये, एक तो आप इसके पॉजिटिव पॉइंट्स लिखोगे, ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म के, एंड देन आप इसके कॉन्स लिखोगे, दैट इज नेगेटिव पॉइंट। राइट, उसके बाद आप क्या करोगे, जब थर्ड पैरा में आओगे आप, तो आप लिखोगे कि कैसे ये इम्पैक्ट करता है रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव को और जुडिशरी के रिलेशनशिप को। ठीक है, ये इतने पॉइंट्स आप वहां पे मेंशन करोगे एंड देन आपका कंक्लूजन आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा, हाँ, फिर कंक्लूजन एंड देन आंसर इज ओवर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट ऑफ फेडरल बैंक। फेडरल बैंक आपको पता है कहाँ का है, US का। ठीक है, ऑन इंडियन इकोनॉमी एज वेल एज ग्लोबली। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो अगर फेडरल बैंक जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देता है तो उससे
इंडियन इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा और ग्लोबली उसका क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो आप पहले इसमें फेडरल बैंक के बारे में कुछ पॉइंट्स इंट्रो में बता दोगे एंड देन उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट बताओगे एंड देन नेगेटिव इम्पैक्ट। यहाँ पे ऐसा नेगेटिव तो मेंशन किया नहीं है, ठीक है, तो आप बताओगे कि क्या है इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है एंड देन कंक्लूजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी एंड एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिकल एक्शंस। तो आप इसमें पहले तो इंट्रोडक्शन में दोनों को डिस्क्राइब करोगे कि एथिक्स क्या होता है, मोरालिटी क्या होता है। बहुत ज़्यादा आपका इंट्रो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 2-3 लाइन्स, ठीक है। उसमें आप एथिक्स को भी बताओगे और मोरालिटी को भी बताओगे, ठीक है। फिर अभी ये क्वेश्चन पूछा है, जब बेस में हम आएंगे सेकेंड पैरा में, तो यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट करोगे, या तो आप डायरेक्टली इसको इस तरह से कर सकते हो डिफ्रेंशिएट। मैं बताती हूँ, आप एक साइड लिखो एथिक्स एंड देन बीच में लाइन एंड देन मोरालिटी, राइट। इस तरह से आप मेंशन करोगे इसको। तो फिर इस तरह पॉइंट जितना भी आपके पास 1 2 3 4 पॉइंट्स होंगे इसके डालना, फिर उसी के अगेन ये पॉइंट्स आपके पड़ेंगे, ठीक है। ये सारे आप इस तरह से करोगे, जो डिफ्रेंशिएट करोगे एंड देन उसके बाद आप बताओगे कि क्या क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं, डिटर्मिनेशन क्या कैसे हम एथिकल एक्शन को जो है डिटरमाइन कर सकते हैं, क्या क्या उसको आप पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे, प्रोविजंस उसके सारे एक्सप्लेन करोगे कि हम एथिकल एक्शन को किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड देन फिर आप कंक्लूजन पे आ जाओगे और ये भी आपका 200 वर्ड्स का रहेगा। फिर उसके बाद पेपर 5 का देखेंगे, एक्सप्लेन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मौर्यन पीरियड इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे दो बेसिकली ये पूछ रखा है उत्तर प्रदेश का, ये आपका 200 वर्ड्स का ये भी है, ठीक है। तो इसको आप किस तरह से करोगे, इंट्रो आपका होगा कि कैसे इसका भी स्टार्ट हुआ था, आपका मौर्यन पीरियड टाइम पीरियड आप लिखोगे, फिर मौर्यन पीरियड के थोड़े से आपको उसकी फीचर्स लिख देने हैं इंट्रो में ही, ओके। किसने स्टार्ट किया था, क्या क्या उसके थोड़े से फीचर्स आप मेंशन करोगे, बहुत ज़्यादा नहीं। ये आपका इंट्रो पार्ट हो जाएगा। बेस में दो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यूपी का पूछा है, बट आपको यहाँ पे इंडिया का भी आप थोड़ा सा मेंशन कर सकते हो 2-3 लाइन में, एंड देन आप फिर चले आओगे यूपी का मेंशन करोगे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, फाइन। उसके बाद आप उसको मेंशन, आपको क्या उसके बाद मेंशन करना रहेगा, फिर आप जब ये आपने इंडिया का मेंशन किया, यूपी का मेंशन कर दिया, आपको देखिए इंडिया और यूपी में पूछा तो यूपी का है, तो ज्यादा पॉइंट्स किसके होंगे, यूपी के होंगे। यहाँ पे इंडिया का आप थोड़ा ही पॉइंट रखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद कंक्लूजन में आओगे, फिर आप उसको क्या करोगे, कंक्लूजन में हमेशा याद रखना जब इस तरह के हिस्ट्री वाले पॉइंट्स होते हैं तो आपको मतलब जो अभी रिसेंट टाइम में चल रहे हो उससे थोड़ा सा इंटर रिलेट करके कंक्लूजन आप अपना डालोगे, ठीक है। तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है वो कंक्लूजन, कि हाँ आपको अभी भी जो उस टाइम का फीचर्स था वो अभी कैसे एग्जिस्ट करता है, कैसे हमें बेनिफिट देता है। तो वो एग्जामिनर को भी कॉपी चेक करते टाइम लगता है कि हाँ स्टूडेंट्स को कुछ नॉलेज है प्रेजेंट का और पास्ट का, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप इसका कंक्लूजन डालोगे। अब हम पेपर 5-6 देख लेते हैं। 6 का क्या है, हाउ कैन उत्तर प्रदेश इकोनॉमी अचीव द टारगेट ऑफ $2 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2027। 200 वर्ड्स में इसको भी लिखना है। अभी बजट में यूपी गवर्नमेंट ने कहा है कि वो 2027 तक जो है 2 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव कर लेंगे, ठीक है। तो अब इस 2 ट्रिलियन इकोनॉमी को कैसे अचीव करेगा उत्तर प्रदेश, ये आपको सब कुछ उसमें डिस्क्राइब करना रहेगा। तो आपको इसमें ये एक वाइडर पॉइंट इसमें लेके चलना होगा आपको। जैसे कि पहले तो आप इंट्रो डालोगे, ठीक है। इंट्रो में आपका क्या हो जाएगा, अभी यूपी का जीडीपी कितना है, ठीक है, ओके। और अगर आपको और भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स याद हो, जैसे सर्विस सेक्टर कितना, एग्रीकल्चर सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है, ये सारे पॉइंट्स आप उसमें इंट्रो में डाल दोगे, ठीक है। अब जब बेस आपको बनाना होगा तो आपके पॉइंट्स रहेंगे कि कैसे वो अचीव कर सकता है। तो आप इसको जो है अलग अलग पॉइंट्स, अलग अलग
फॉर्मेट में करके, लाइक पहले आप एग्रीकल्चर डाल सकते हो कि वो ये कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसके सारे फीचर आप मेंशन करोगे। फिर आप उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर डालोगे कि कैसे ये सारा कंट्रीब्यूट करेगा, एंड देन सर्विस सेक्टर डालोगे। ठीक है, ये इतने पॉइंट्स हुए। फिर सोशली कैसे इम्पैक्ट कर सकता है ये ट्रिलियन, जैसे कि अगर हमने एजुकेशन अच्छी कर दी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया और हेल्थ सेक्टर अच्छा कर दिया, तो कैसे ये इम्पैक्ट करेगा ट्रू ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करने में। तो आप ये सब भी सोशली भी इसके इम्पैक्ट डालोगे कि किस तरह ये हेल्प करेगा ट्रू ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव करने में। तो ये सारे पॉइंट्स अलग अलग करके जब आप डालोगे तो वो ज़्यादा ही अट्रैक्टिव वो आंसर्स लगने लगेंगे, रादर देन कि आपने पॉइंटर वाइज डालते चले गए पॉइंटर वाइज, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता, फिर एक एक लाइन कोई रीड नहीं करता है। ऐसे आपके जब पॉइंट्स जो है ऐसे सब स्ट्रक्चर में मेंशन रहेगा कि हाँ आप इस पॉइंट में एग्रीकल्चर के बारे में लिख रहे हो, फिर इसमें इंडस्ट्री के बारे में लिख रहे हो, देन सर्विस सेक्टर, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, तो मार्क्स भी उसमें गेन करने में ईजी होता है। तो ये आपके जो है कितने क्वेश्चंस है, 1 2 6 क्वेश्चंस है। तो आप इसको राइट डाउन करो एंड देन आप पोस्ट करो उसको कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स को। आई होप कि आप ये सारे ही आंसर्स अटेम्प्ट करो ताकि पता तो चले कि लाइक कितना आप लिख सकते हो कितना नहीं। अगर आप डेली भी हम ऐसे करते रहेंगे तो अप्रोक्स हमारे पास कितने डेज है, अप्रोक्स है 27 सितंबर को आई थिंक एग्जाम है, राइट। तो हमारे पास बचे अराउंड 100 प्लस डेज है। तो आप अगर अभी तो मैंने ये 6 क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, आगे चल के ये क्वेश्चन नंबर इंक्रीज हो जाएगा, तो अप्रोक्स आप एग्जाम के जाते जाते तक एग्जाम जब तक आएगा आप 200 प्लस क्वेश्चंस को जो है राइट डाउन कर चुके होंगे। तो सोचो अगर 200 क्वेश्चंस को आप राइट डाउन करोगे वो कितना ही आपके आंसर्स में इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि जब हम पहले से प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी से आ जाती है हमें। ठीक है, तो आप इस आंसर्स को लिखो और इसके जो है आंसर्स जो है सिनॉप्सिस जो है आपको शाम तक मिलेंगे, ठीक है, या फिर आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपके इसके सिनॉप्सिस मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही आंसर रिच होंगे। आपको कहीं और से पॉइंट्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।